अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, थैंक यू। आपकी अदालत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी अदालत में आज मेरी मेहमान हैं एक ऐसी नेता जो अपनी बेबाकी से, अपने तर्कों से, अपनी बातों से हमेशा खबरों में बनी रहती हैं। किसी भी विषय पर धारा प्रवाह बोल सकती हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। मोदी सरकार में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मिनिस्टर हैं। प्लीज वेलकम स्मृति ईरानी। आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें इससे पहले आज के जज वरिष्ठ संपादक अजय उपाध्याय की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू हो। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, एक नजर डालेंगे स्मृति ईरानी के बहुत इंटरेस्टिंग करियर पर। मैं स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति ईरानी मोदी सरकार में चाइल्ड एंड विमेन अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्टर हैं। स्मृति ईरानी की पहली पहचान बनी टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू में जबरदस्त अभिनय से। आदर्श बहू के रोल में स्मृति ईरानी लोगों के दिलों में उतर गईं। राजनीति में स्मृति ईरानी को नोटिस किया गया जब उन्होंने दिल्ली में चांदनी चौक से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा का चुनाव लड़ा। इसके बाद बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पर स्मृति ईरानी ने वाक्पटुता और हाजिर जवाबी से अपनी धाक जमाई। हिंदुस्तान भले ही आजाद हो गया हो, यह अमेठी की आजादी की जंग है। स्मृति ईरानी राज्यसभा की मेंबर बनी और मोदी सरकार में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मिनिस्टर बनी। मैं स्मृति जुबिन ईरानी। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान स्मृति ईरानी ने 40 साल से गांधी नेहरू परिवार की सबसे पक्की सीट अमेठी में राहुल गांधी को हराकर सबको चौंका दिया। आज भी जब जब देश में कहीं भी चुनाव होते हैं तो स्मृति ईरानी बीजेपी की स्टार कैंपेनर के रूप में नजर आती हैं। स्मृति ईरानी को हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती और पंजाबी में महारत हासिल है। लॉकडाउन लूट करेছে টিএমসি। पब्लिक स्पीकर के तौर पर इनकी डिमांड हर जगह होती है। टीवी का पर्दा हो या राजनीति का मैदान, स्मृति ईरानी ने अपनी खास जगह बनाई है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ किस्मत नहीं, उनका संघर्ष और जबरदस्त मेहनत है। केंद्र सरकार में मिनिस्टर, टीवी की एक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर स्मृति ईरानी आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगी। स्मृति जी, बहुत सारे रूप आपके हैं, लेकिन जो 8 साल आपने तुलसी बनकर लोगों के दिलों पर राज किया है, उसकी झलक देखी। आज भी वो सारी बातें याद आ गई और लोग बहुत मिस करते हैं। तो आप भी मिस करती हैं? रजत जी, माँ बेटे से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए सास बहू के लिए वक्त नहीं निकलता। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन पर प्रभु की असीम कृपा हो कि वो जन्मे ऐसे परिवार में जिस परिवार के पास 200 रुपए तक ना हो, और जब लड़की जन्म ले तो लोग कहें कि शायद इसकी किस्मत में लिखा है क्योंकि लड़की है कि मात्र ब्याह दी जाएगी, कुछ कर नहीं पाएगी। अब ऐसी लड़की जब ना सिर्फ देश की राजनीति में बल्कि देश की मीडिया में भी योगदान दे सके, तो मुझे लगता है एक महिला होने के नाते इसे मैं घमंड नहीं कहूँगी बल्कि हर लड़की का गौरव कहूँगी कि आप जब जब हमें चुनौती देते हैं तब तब हिंदुस्तान की बेटी या हिंदुस्तान की साधारण परिवार की लड़कियाँ इस प्रकार का हुनर भी रखती हैं, इस प्रकार का साहस भी रखती हैं और कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा भी उन पर रहती है। और अब तो आपका
रोल बिल्कुल बदल गया है, तो आज का मुकदमा उसी रोल पर है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम स्मृति ईरानी पर। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर आरोप है कि ये राहुल गांधी को चैन से रहने नहीं देती। स्मृति जी, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि राहुल गांधी को सबसे ज्यादा कोई परेशान करता है तो आप करते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि जब वो लंदन में थे, उन्होंने वहां जो कुछ कहा उसको लेकर आपने अमर्यादित बयान दिया। अगर अपने राष्ट्र के संरक्षण के लिए मैं अपील करूं, अगर अपनी मातृभूमि के लिए मैं कहूं कि आप कोई शब्द जो निंदनीय हो उसका इस्तेमाल ना करें, अगर मैं ये कहूं कि मेरे देश को विदेशी मिट्टी पर जलील ना करो, तो ये अभद्र टिप्पणी कहाँ से है? उन्होंने तो ये कहा कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की प्रमुख मंत्री हैं। देखिए, जो इस प्रकार का मुझ पर कटाक्ष करते हैं वो तो आज से 8 साल पहले कहते थे स्मृति हूँ। तो अपने आप में प्रभु की एक असीम कृपा कहीं या लीला देखें कि जिस स्मृति ईरानी के व्यक्तित्व को वो स्वीकार ही नहीं करते थे देश की राजनीति में, जिस स्मृति ईरानी के संदर्भ में अभद्र से अभद्र टिप्पणी करने वाले को वो अपने संस्थान में प्रमोट करते थे, आज वो स्मृति ईरानी उनके लिए ऐसा सर का दर्द बन गई है कि उनकी पूरी की पूरी आर्मी एक अदनी अमेठी के सांसद के पीछे पड़ी है। उनकी दुखती रग ये है कि 40 साल का उनका साम्राज्य एक सामान्य परिवार की महिला ने धराशय कर दिया। उनकी दुखती रग ये है कि जिनको वो पॉलिटिकल लेगेसी के बेताज बादशाह कहते थे, आज वो दर दर भटकते हैं पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए, आज वो दर दर भटकते हैं पॉलिटिकल मर्सी के लिए। अब ये दुस्साहस अगर मैंने किया तो किया और उसकी सज़ा मैं भुगतने को तैयार हूँ। मैं आपकी अदालत में 2019 के चुनाव के वक्त भी आई थी, तब आप उत्तर प्रदेश की राजधानी में मुझसे मिले थे और तब भी मैंने कहा था कि अगर अमेठी में विकास करने के लिए मुझे ये कीमत चुकानी पड़े कि कांग्रेस के गुंडे और कांग्रेस में अभद्र टिप्पणी करने वाले मेरे पीछे पड़ेंगे तो मुझे स्वीकार है। लेकिन तब भी ठानी थी, आज भी ठानी है कि 40 साल तो छोड़ें, राहुल जी ने अपने संसदीय कार्यकाल में अमेठी का जो अपमान किया, राहुल जी ने अमेठी में जो विकास ना होने दिया, अगर मैंने उनकी अमेठी के लोगों के पैरों पर नाक ना रगड़वाई तो मेरा नाम स्मृति ईरानी है। स्मृति जी, आजकल बात सिर्फ अमेठी तक नहीं रही, अब तो लंदन में जो बोलते हैं उस पर भी आपको आपत्ति है। मुझे लगता है यहाँ जितने हिंदुस्तानी बैठे हैं, यहाँ पर हमारी नौजवान पीढ़ी है, वरिष्ठ नागरिक भी हैं, महिला भी है, पुरुष भी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, निश्चित रूप से हमारे घर परिवार में जब झगड़े होते हैं तो कहा जाता है घर का झगड़ा। क्या हमको हमारी माँ कभी ये नसीहत देती है कि जाओ अपने घर को, अपने समाज को, अपने देश को, देश की सरहद के बाहर जाकर जलील करो? कोई है यहाँ बैठा हुआ? तो मैं आज जनता की अदालत में जनता से पूछती हूँ, क्या आपके देश में लोकतंत्र मर गया है? क्या आप जाके 5 साल में एक बार अपने वोट के माध्यम से अपनी पसंद की सरकार चुनते हैं? अपनी पसंद की सरकार अगर आपकी ना भी हो, अगर आप विपक्ष के किसी राजनीतिक दल को वोट देते हैं तो क्या वो स्वतंत्र अधिकार आपके पास है? आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आज तक नरेंद्र मोदी ने किसी भी नागरिक से ये नहीं पूछा कि तुमने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन जो सड़क बनाई उस पर क्या देश का हर नागरिक चलता है? जो टॉयलेट बनाया, देश के 110 मिलियन गरीब परिवारों में महिलाओं के लिए पहली बार किसी ने टॉयलेट बनाया। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने कभी किसी से कहा कि तुम्हें टॉयलेट तभी मिलेगा जब तुम कमल का बटन दबाओगे? मैं आज यहाँ जितने हिंदुस्तानी बैठे हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हें चाहे नरेंद्र मोदी से कोई भी गिला शिकवा हो, क्या तुम हिंदुस्तान को तोड़ने का नारा दोगे? और जो हिंदुस्तान तोड़ने का नारा देता है क्या तुम उसका समर्थन करोगे? देश में उनका समर्थन नहीं, इसलिए विदेश में जाके राग अलाप रहे हैं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में बोलने की इजाजत नहीं है, इसलिए राहुल गांधी को कैम्ब्रिज में जाना पड़ा। हम सब इस देश में साक्षी हैं कि 2021 में वो तमिलनाडु के एक स्कूल में दंड पेल रहे थे, कर रहे थे ना,
हम सब इस बात के साक्षी हैं कि 2016 में जेएनयू में जाकर उन्होंने भारत तेरे टुकड़े होने का नारे का समर्थन दिया कि नहीं दिया? सॉरी रजत जी, जनता की अदालत में जनता तय करे। क्या राहुल गांधी को जाकर विदेश में, उस देश में जिसने हिंदुस्तान को सालों साल गुलाम बनाया, उस देश में जाकर क्या आह्वान करना चाहिए था कि आओ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, आओ हिंदुस्तान को मजा चखाओ? ऐसा दुश्मन करता है। लेकिन स्मृति जी वो कहते हैं कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज है उसमें बोलने नहीं देते, पार्लियामेंट में बोलने तो आए, हिंदुस्तान के टुकड़े पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते, नारा तो देकर आए रजत जी। अगर आप उनके पार्लियामेंट में गतिविधि को देख लें, एक ऐसे व्यक्ति को राहुल गांधी और गांधी खानदान ने चुनकर भेजा है पार्लियामेंट में, जिसने सार्वजनिक वक्तव्य दिया है कि 4-6 मारो। मेरा आरोप है आज गांधी खानदान के ऊपर कि जिस उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता ने सरेआम जाकर कहा कि 4-6 मारो, और किस धर्म के लोगों को मारो मैं नहीं बोलने वाली यहां पर, उनको चुनकर भेज रहे हैं गांधी खानदान के लोग। सब इस बात के साक्षी हैं। देश के उपराष्ट्रपति चेयरमैन हैं राज्यसभा के। हमारे देश में कभी ऐसा, मैं आप सब नौजवानों से पूछती हूं, टेबल पे चढ़ के उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बुक्स फेंको, कागज फेंको, दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द हाउस। हमारा स्पीकर नहीं, बीजेपी का स्पीकर नहीं, ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। यू आर द पीपल, आप हो जिसके हम जनप्रतिनिधि और नौकर बन के जाते हैं। हम आपके नौकर हैं, और आपके जो नौकर हैं जो लोकसभा में जाएंगे, उस पीठ पर राहुल गांधी के निर्देश अनुसार, सोनिया जी के निर्देश अनुसार कागज फाड़ के स्पीकर के चेहरे पर फेंका जाता है। ये स्वीकार है क्या जनता को? प्रीति जी वो कहते हैं कि पार्लियामेंट में उनका माइक बंद कर दिया जाता है। अरे है नहीं, माइक कहां से बंद होगा? चलो जहां है, किस किस ने कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसको बोलने में असिस्टेंट की जरूरत है? और मैं कहना चाहती हूं, आप जाकर देखें उस वक्तव्य को। उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा उनका दुर्भाग्य है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये सब जनता है, पब्लिक है भैया, सब जानती है। अब गलती से मुंह से निकल गया, आपने उसको पकड़ लिया, बताइए। देखिए विषय ये है रजत जी, कांग्रेस करे गलती और भुगतान करे जनता, यही एक फर्क है। राहुल गांधी को अगर आप कांग्रेस की गलती कहते हैं तो उसको टैक्स पेयर क्यों भुगते, उसको देश क्यों भुगते? देश को जाकर विदेश में बदनाम क्यों करे? और बदनाम किया, झूठ बोला, लेकिन विदेशी ताकतों का आह्वान कर दिया कि आओ। ये यंगस्टर्स के बारे में दोबारा कहती हूँ रजत जी, हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। हमारी इकोनॉमी का और बड़ा होना मतलब इनका भविष्य उज्जवल होना। राहुल गांधी ने जाकर इनके ऊपर हमला किया है लंदन में। हम तो लड़ लेते हैं संसद में, हम लड़ लेते हैं चुनाव की युद्ध भूमि पर, इनके भविष्य पर हमला किया है। हमारे ऊपर आर्थिक इकोनॉमिक सैंक्शंस क्यों नहीं हो रहे? ये उनकी दुखती रग है। अगर हिंदुस्तान पर आर्थिक कोई विदेशी ताकत कटाक्ष करती है, अर्थतंत्र पर हिंदुस्तान के हमला होता है, इनके सपने धूमिल होते हैं। ये सिर्फ देश पर, मोदी पर नहीं, ये नौजवान पीढ़ी पर धावा बोला है। और आपको लगता है हम चुपचाप बैठकर तमाशा देखते रहेंगे? लेकिन पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। हम तो चलने दे रहे हैं, वो क्यों नहीं आके माफी मांगते? अब देश कह रहा है संसद तो कुछ सांसदों का जमावड़ा है, लेकिन वो संसद, उस पे ध्वजा हिंदुस्तान का लहराता है भाई। वो तिरंगा इतनी आसानी से नहीं लहरा रहा हवा में, उसके लिए लाखों ने अपनी जानें गंवाई हैं। लेकिन मैंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान देखा है, उन्होंने कहा कि माफी तो नहीं मांगेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस और विशेषतः गांधी खानदान घमंडी है। आज इसका सर्टिफिकेट स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे ने दे दिया। खड़गे जी ने 2-3 बातें कही हैं। जी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब चाइना गए
तो वहाँ उन्होंने कहा कि पहले लोगों को ये कहने में शर्म आती थी कि हम भारत में पैदा हुए। प्रधानमंत्री जी जब साउथ कोरिया गए तो उन्होंने कहा कि पहले लोग पूछते थे कि हमने क्या पाप किया जो भारत में पैदा हुए। उनका कहना है कि जब मोदी जी ऐसी बातें विदेशों में कह सकते हैं तो राहुल गांधी भी फिर देशों में कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने कभी भी ये कहा कि लोकतंत्र हिंदुस्तान में खत्म है? नहीं कहा। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी ये कहा कि लोकतांत्रिक ढांचे हिंदुस्तान में तबाह हो गए? नहीं कहा। मैं आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये जनता बैठी है और मैं तो धड़ल्ले से आ सकती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। आप कभी रजत जी राहुल गांधी को न्योता दे के देखिए, कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आज पूछना चाहती हूँ कि जब कोयला लूटा जा रहा था कांग्रेस के राज में, तब क्या जनता आनंदित थी? जब कॉमनवेल्थ का घोटाला हो रहा था, यंगस्टर्स सब जा रहे थे और सामने से सीधा आपकी छत जो है स्टेडियम की वो गिर रही थी, तो क्या यंगस्टर्स आनंदित थे? तो देश में 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, ये देश विदेश सब जानते थे। इंडिया हैज अ ब्लीक फ्यूचर। और अपने आप में मुझे किसी अमेठी के हमारे नागरिक ने बतलाया कि दीदी 2014 से पहले इटालियन जो इकोनॉमी है वो नंबर 5 पे थी और हिंदुस्तान जो है वो नंबर 8, 9, 10 पे थी। अब उल्टा हो गया रजत जी, हम 5 पे हैं, वो 10 पे हैं। वो कहते हैं कि हमें बीजेपी वाले देशभक्ति मत सिखाओ। हमारे गांधी परिवार में इंदिरा जी ने शहादत दी, राजीव गांधी शहीद हुए। कहना चाहते हैं, खड़गे जी कह रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर शहादत दिलवाई है। नहीं, एक सेकेंड, ये बहुत गंभीर आरोप है। क्या खड़गे जी का ये कहना है कि उन्होंने जानबूझकर, असैसिनेशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, रजत जी बहुत ही गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि इस परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया है, इंदिरा जी ने बलिदान दिया, राजीव ने बलिदान दिया, और आपके घर परिवार से एक कुत्ता भी नहीं मरा। कितने लोग जो यहाँ बैठे हैं किसी फौजी के परिवार से हैं? फौजी के परिवार से हैं? आप में से कितने लोगों ने कहा कि मेरे परिवार ने बलिदान दिया इसलिए मुझे प्रधानमंत्री बनाओ? यहाँ जितने लोगों ने फौज के परिवार होने का कहा, खड़गे जी उनको बोल रहे हैं क्या? यहाँ जिन्होंने कहा कि मैं स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से हूँ लेकिन कांग्रेस से नहीं हूँ, खड़गे जी उनको गाली दे रहे हैं क्या? मैंने आपके सामने प्रमाण दिखाया। इनको कुत्ता कह रहे हैं, हमको कुत्ता कह रहे हैं। अब ये तो खड़गे जी से पूछना पड़ेगा। इसीलिए आप भाषा देखिए, ये कौन है जो यहां बैठे हैं ऑडियंस में? मतलब अगर इनके नाम के पीछे गांधी नाम नहीं तो इनके पुरखों के बलिदान की कोई औकात नहीं। दूसरा एक और पूछ लेती हूँ, यहाँ सारे बच्चे बैठे हैं, बच्चे ही बोलूंगी अब मैं। तुम्हें अगर कोई कहे अपने देश के लिए तुम्हें कुछ कर गुजरना है, तुम में से कितने लोग अपने देश से उसकी कीमत मांगोगे? ये नया भारत है रजत जी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को दिखाई नहीं देता। ये कीमत नहीं वसूलता अपने बलिदान की, ये कीमत नहीं वसूलता अपने योगदान की। ये वो भारत है जो आज से 25 साल का भारत कैसा होगा वो बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब अधीर रंजन चौधरी ने तो कहा कि बीजेपी के लोग, सरकार के मंत्री राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि वो राहुल गांधी से डरते हैं। मैं आज बीजेपी की एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते कहती हूँ, अगर आप मुझसे पॉलिटिकली पूछेंगे रजत जी, तो मैं तो कहती हूँ, कई लोग इसका उपहास भी करते हैं कि स्टार प्रचारक है हमारे लिए राहुल गांधी, जितना बोलेंगे बड़ी कृपा होगी और बोले। लेकिन जो इस प्रकार की टिप्पणियां हैं, मान लीजिए अदालत में कोई भी जनता ना बैठी हो, मान लीजिए जज साहब की कुर्सी पर कोई विराजमान ना हो,
मान लीजिए क्लर्क उपस्थित ना हो, सिर्फ कैमरा हो, रजत शर्मा हो और राहुल गांधी हो, आप उनसे सिर्फ इतना पूछिए, एक पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 1 कि जब देश पर कोरोना का संकट आया, तब ये कहने की बजाय कि आओ हिंदुस्तान में हम लोग वैक्सीन बनाते हैं, वो विदेशी वैक्सीन का क्यों बार बार हिंदुस्तान पर प्रेशर बढ़ा रहे थे? इतना पूछ लीजिए। दूसरा उनसे पूछिए, जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आइए हम लोग हर नागरिक को डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिखाएं, तो क्यों राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस के नेतृत्व ने कहा कि भाई ये हिंदुस्तान है, यहाँ गांव में किसी को फोन चलाना नहीं आएगा? क्या हिंदुस्तान का अपमान नहीं है? आज हम गौरव करते हैं कि यूपीआई के अगर आप साल 2022 का ट्रांजैक्शन देख लो, 126 लाख करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन साधारण हिंदुस्तानी ने, गांव में बैठे हिंदुस्तानी ने किया यूपीआई से। हिंदुस्तान के ये बढ़ते कदम राहुल गांधी को क्यों रास नहीं आते? और मैं बताती हूं क्यों रास नहीं आते। 2014 से पहले, और ये छोटे नहीं जो बड़े हैं वो समझेंगे, गरीब को अगर बैंक अकाउंट खुलाना होता तो बैंक का दरवाजा ही कभी नहीं खुलता, क्योंकि उसके पास ना कागज होते ना मिनिमम बैलेंस होता। नरेंद्र मोदी ने कहा चलिए हम मिनिमम बैलेंस नहीं लेंगे, हम बैंक को भेजेंगे गरीब के घर पे और उसका खाता खुलवाएंगे। ठीक, 480 मिलियन बैंक के खाते खुले। ठीक है, 480 मिलियन बैंक के जब खाते खुले, 48 करोड़, तो सीधा भारत की तिजोरी से पैसा गया उस बैंक के खाते में। 28 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा गया सीधा गरीब के खाते में। अब प्रश्न मैं आपके पास छोड़ती हूं, ये बैंक का खाता नहीं होता, 28 लाख करोड़ रुपया कहां जाने वाला था? कांग्रेस की प्रॉब्लम यही है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो सारा कुछ कर रहे हैं ये अडानी को बचाने के लिए कर रहे हैं, उनका नाम ना पार्लियामेंट में आ जाए इसलिए रोक रहे हैं। देखिए, उनके एक नेता ने पंजाब में शायद कहा कि अडानी अंबानी तो बहाना है, मोदी को मारो। उनके नेता का वक्तव्य है, राहुल गांधी इसको मना नहीं कर सकते। उनके नेताओं ने तो एयरपोर्ट पे बैठकर उस एयरलाइन के पास कह दिया मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लोकतंत्र की आपको ताकत देखनी है कि आपके द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी कांग्रेस वाले धड़ल्ले से देते हैं और आपका प्रधान सेवक मुस्कुराते हुए अपने काम में रहता है। कि आपके प्रधान सेवक की मृत मां और मृत पिता का उपहास उड़ाते हैं, मजाक करते हैं। मां मर गई 100 साल की, उसके बाद क्या किया कांग्रेसियों ने? मैं आज पूछती हूं यहां पर जितने लड़के लड़की बैठे हैं, तुम्हारे बाप को कोई गाली दे, मां को कोई गाली दे, तुम में से कौन चुप बैठेगा? लेकिन मोदी चुप बैठे हैं क्योंकि वो प्रधान सेवक हैं। उनको विष का एक घूंट हर दिन पीना है। और जहां तक बात अडानी की है, अगर कहीं भूले बिसरे मिल गए आपको राहुल गांधी, तो उनसे 5 चीजें पूछिए। पॉइंट नंबर 1, जब उनकी माताजी मुखिया थी यूपीए की सरकार की, तो क्या उनकी सरकार ने अडानी को 72,000 करोड़ का लोन एक्सटेंड किया था? दूसरा क्वेश्चन, कि जिन गहलोत साहब को बहुत प्रेम करते हैं राहुल जी, क्या उन गहलोत साहब के साथ 60,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल पैकेज अडानी जी ने राहुल जी के आशीर्वाद से किया था? तीसरा प्रश्न, जो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे बोला जाना है वो सिखाते हैं, क्या उनके माध्यम से छत्तीसगढ़ में कोल का काम करने के लिए अडानी समूह को विशेष प्रावधान, सहायता, सहयोग कांग्रेस के राज्य में हुआ था? चौथा प्रश्न कांग्रेस को, कि जब 1990 के दशक में चिमनलाल जी ने पोर्ट बनाने के लिए गुजरात में जमीन दी, तब क्या मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे? पांचवा, 1985 में
एग्जिम पॉलिसी राजीव गांधी ने बनाई और अडानी ट्रेडिंग हाउस बन गया। राजीव गांधी कौन है? पहले ये 5 सवाल कर लीजिए। ये सारी बातें अडानी जी खुद आपकी अदालत में कह गए थे, इन्होंने मुझे दिया था। अच्छा, तो मतलब जनता जानती है, अदालत जानती है, कटघरे में बैठी औरत जानती है, अगर कोई अनजान है तो सिर्फ राहुल गांधी। एक किसी कांग्रेस के नेता ने लिखा है, कुछ रहम कर ऐ स्मृति, थोड़ा संभल जाने दे। राहुल, कांग्रेस ही ने लिखा है। राहुल अगला जख्म भी सह लेंगे, पहला तो भर जाने दे। कांग्रेस ही ने लिखा है। ये शूरवीर कौन है? उनका नाम नहीं बता सकता, मेरे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अच्छा लगा कि स्मृति हूँ से स्मृति रहम तक का सफर मैंने 9 सालों में पूरा कर दिया। तो राहुल गांधी ये समझेंगे नहीं और आप रहम नहीं करेंगी। मैं तो उनको आमंत्रण देना चाहती हूँ, आओ कुछ दिन तो गुजारो अमेठी में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।